नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि रावत मेंशन में मृणाल देवी गुस्से से बौखला रही थी, क्योंकि हर्षवर्धन ने जयेश रावत और पवन रावत को छोड़ने के लिए साफ साफ मना कर दिया था और मृणाल देवी की बात को ना कर दिया था, जिस वजह से वह गुस्से में अपनी छाती पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांस भरने लगी और हर्षवर्धन की ओर उंगली दिखाकर बोली, तुम कृधन लड़के, तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। यहाँ तक कि तुम परिवार के ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इतने उत्सुक हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पूर्वज तुम पर नाराज हो गए और तुम पर से अपनी कृपा ले सकते हैं? भूलो मत, परिवार में पूर्वज के आशीर्वाद से ही हमारा परिवार इतना फलता फूलता है। ये सुनकर हर्षवर्धन उन्हें घूरते हुए बोला, तो यह नियम तो उन पर भी लागू होता था जब वह मुझे मारने की कोशिश करते थे, और वैसे भी माफ करने की आदत मैंने छोड़ दी है। अब मेरा सिर्फ एक ही उसूल हूँ, मैं दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख देता हूँ। उन लोगों ने तकरीबन मुझे मौत के घाट उतार दिया था, तो जाहिर सी बात है उनका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन की सौतेली चाची चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह तुम्हारे चाचा है, तुम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा तुम्हारा भाई है, तुम अपने ही भाई और चाचा के साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें डर नहीं है कि हाई सोसाइटी में तुम्हारा नाम डूब जाएगा? ये सुनकर हर्षवर्धन, जो पहले ही बाहर जाने के लिए खड़ा हो चुका था, वह एक नज़र उन माँ बेटी पर डालते हुए कठोर आवाज में बोला, ये बात तुम जैसे लोगों की जबान से अच्छी नहीं लगती, जिन्हें खुद लोगों की कदर करना नहीं आता। आज तक तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, अब मैं थोड़ा सा कुछ कर दिया तो तुम लोग बौखलाने लगे हो। वैसे भी जंगल का शेर अगर खामोश बैठा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दहाड़ना नहीं आता। बस वह आम लोगों पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। फिर वह बाहर जाते हुए मृणाल देवी को कठोर आवाज में बोला, दादी माँ, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अच्छा होगा कि आप पूजा पाठ करें और अपने वृद्धावस्था का लुत्फ उठाएं। अच्छा होगा आगे से आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें, खास करके ऐसे मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वह चला गया और पीछे मृणाल देवी गुस्से से अभी भी हाफ रही थी और उनका बहू और बेटा उन्हें शांत करवा रहे थे और उनको पानी पिला रहे थे ताकि वह और गुस्सा ना हो। मृणाल देवी बाहर इशारा करते हुए लंबी लंबी सांस भरकर बोली, तुमने देखा तुम्हारा वह बेटा कितना नकारा हो चुका है। पहले वह बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था, जब से उसकी शादी हुई है तब से उस घटिया लड़की ने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। वह हर बार अपनी मनमानी करता है, यही वजह है कि मैं उसे अब उस लड़की से डिवोर्स लेने को कह रही हूँ। अब तो मैं पक्का कर चुकी हूँ, मैं उस जैसी चालबाज लड़की को अपने खानदान की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, मैं उससे पीछा छुड़ाकर रहूंगी। ये सुनकर अब तो हर्षवर्धन के मॉम डैड से भी रहा नहीं गया। आखिरकार उनके दिल में अनाया की जगह हर्षवर्धन से भी ऊपर थी, लेकिन वह दोनों कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि मृणाल देवी की तबीयत पहले ही खराब हो रही थी। अगर वह भी उनका विरोध करते तो कहीं उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। तभी हर्षवर्धन के सौतेले चाचा की बीवी आगे आई और रोते हुए बोली, मम्मी जी, आप ही अब कुछ कीजिए, आप देख नहीं रहे हर्षवर्धन ने जयेश और पवन को पकड़ लिया है, अब उनके बिना हमारा क्या होगा? आप ही कुछ कीजिए, वरना कहीं वह उन्हें कुछ करना दे। इतना बोलकर वह कर रोने लगी। पायल भी अपनी माँ को शांत करवाने लगी, लेकिन अब उन्हें कहाँ पता था कि अभी तो इन सभी चीजों की शुरुआत है। अभी अभी तो हर्षवर्धन ने खुद को संभाला है, अभी तो उन्हें आगे बहुत कुछ देखना बाकी था। दूसरी ओर सारा शेरगिल की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह जैसे ही अपने पिता के साथ घर पर पहुंची, उसकी नई नवेली सौतेली माँ ने उसके पिता के कान में चापलूसी करना शुरू कर दिया कि तुम्हें सारा को सबक सिखाना चाहिए, वह कितनी बिगड़ैल है, वो हमारे बेटे की तरह आज्ञाकारी नहीं है, उसने बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करवा दी। अब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इज्जत नहीं करते। इन सब के पीछे सारा ही है, उसकी माँ जैसी बिगड़ी हुई थी, बिल्कुल उसकी बेटी भी बिगड़ैल है, वह हमारे बेटे की तरह सेंसिबल नहीं है। वह तुम्हारी कितनी चिंता करता है, इतने साल अगर तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वह इसी तरह की बातें सारा के पिता के पास बैठकर करने लगी, जिसे सुनकर सारा के पिता का ब्रेन वॉश हो गया
ये भी कह सकते हैं पहले से ही वह कम दिमाग का था। वह गुस्से में खड़ा हुआ और अपनी बैट निकाल कर सारा को किसी जानवर की तरह पीटने लगा, जैसे सारा कोई मरी हुई गुड़िया हो। और वो मारते हुए बोलता रहा, तुम बदचलन लड़की, तुम अपनी माँ की तरह ही हो, तुम उसके साथ मर क्यों नहीं गई? तुम्हारी माँ भी बिल्कुल बेकार थी। अगर वह जिंदल परिवार के साथ जुड़ी हुई नहीं होती तो मैं उसे कभी शादी नहीं करता। जब तक वह जिंदा थी तब तक वह मेरे लिए कई सारे फायदेमंद सौदे करती थी, लेकिन अब तो वह मर चुकी है और वह मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें कुछ नहीं आता, बस लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना आता है। ऊपर से तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हो। ये सारी बकवास करते हुए वह उसे पीट रहा था और वही सारा की सौतेली माँ साइड में सोफे पर बैठे हुए आराम से कॉफी पी रही थी और जैसे वह कोई मूवी देख रही हो वैसे एंजॉय कर रही थी। उसके पीछे ही उसका बेटा खड़ा था और वह भी शैतानी मुस्कान के साथ सारा को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुमने इतने साल शेरगिल परिवार के वारिस होने का मेरा हक छीना है, अब तुम्हें इन सब की भर्ती एक साथ करनी होगी। वही सारा रोते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसे इतनी ज्यादा मार पड़ रही थी कि उसके मुंह से आवाज भी टूटी फूटी निकल रही थी। सच में उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जब सारा की सौतेली माँ को लगा कि वह मर जाएगी तो वह चापलूसी करते हुए खड़ी हुई और मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, हस्बैंड क्या कर रहे हो? वह मर जाएगी, अगर उसे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा और लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने अपनी ही सौतेली बेटी को मरवा दिया। तुम क्या ये चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी सी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगे? उसकी बात सुनकर तो सारा के पिता को भी ऐसा लगा कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया है, इसलिए उसने बेल्ट को नीचे फेंक दिया और अपनी मिस्ट्रेस को गले लगाते हुए नौकरों से कहा, इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो, यह आज से बाहर नहीं जाएगी, इसने बहुत ज्यादा मनमानी कर ली है, इसे अब से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर वह उठकर जिंदल परिवार में चली गई थी, जैसे वह पहले की तरह ही उसके साथ बिहेव करेंगे। सबके सामने उसने मेरी नाक कटवा दी, अब उसे डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। वही अपने पिता की बात सुनकर तो सारा के दिन में सच में एक दर्द सा उठा। आज तक उसकी माँ जब तक उसके साथ थी तब तक उसके पिता भी उसे अपने कीमती खजाने की तरह संजोकर रखते थे। वह हर वक्त उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे। उसने जो कुछ भी मांगा उसके पिता ने बिना कोई सवाल के उसे लाकर दे दिया। लेकिन अब जबकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसके पास जिंदल परिवार का भी सपोर्ट नहीं था, तो उसके पिता उसके साथ जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे। उसे सच में लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफ हो रहा है, लेकिन परिवार यह नहीं जान पाया कि कोने में छुपा हुआ एक नौकर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वह दिखने में किसी गार्ड की तरह था, उसकी अच्छे से नज़र परिवार पर बनी हुई थी। आप ये कह सकते हैं उसकी नज़र सारा पर बनी हुई थी। वही सारा की सौतेली माँ उसके पापा को लेकर कमरे में चली गई। वह जानती थी कि सारा के पिता को किस तरह से खुश करना है। सारा के पिता पहले ही उम्र दराज थे, लेकिन वह लड़कियों के शौकीन थे और सारा की सौतेली माँ जिस तरह से षड्यंत्र रचने में अच्छी थी वैसे ही वह दिखने में भी अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं वह मेकअप बहुत अच्छा करती थी। ऊपर से आदमियों के साथ ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से उसकी शारीरिक रचना में भी काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था। वह आम औरतों की तरह नहीं दिखती थी, उसके हिप और उभार कुछ ज्यादा ही बड़े थे और उसे रिवीलिंग कपड़े पहनने की आदत थी, जिस वजह से वह कुछ ज्यादा ही आकर्षित नजर आती थी। ऊपर से वह सारा के पिता से उम्र में काफी छोटी थी, इस वजह से भी वो कुछ ज्यादा ही आकर्षक नजर आती थी, जिस वजह से सारा के पिता इतनी उम्र दराज होने के बाद भी वो ज्यादातर वक्त अपनी मिस्ट्रेस के साथ ही बिता देता था, कमरे में खास पल बिताते हुए। आज भी सारा की सौतेली माँ उसके पिता को कमरे में खुश करने के लिए ही ले गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। वह शेरगिल परिवार में तभी टिक पाएगी जब वह सारा के पिता को खुश रखेगी, और उसे खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका था उसे बिस्तर पर खुश करना, क्योंकि वह बिस्तर पर एक जंगली भेड़िया था जो हर पल उसे नोचकर खाता था, और सारा की सौतेली माँ भी उसका पूरा साथ देती थी। आज भी वह बिल्कुल कमरे में पहुंचते ही सारा की सौतेली माँ पर टूट पड़ा, जैसे उसने कई हफ्तों से लड़की को छुआ भी ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब से सारा की सौतेली माँ घर पर आई थी
तब से वह ज्यादातर हर रात उसके साथ बिस्तर पर मजे करता था। यहाँ तक कि जब वह बाहर होता था तब भी वह कई बार लड़कियों के साथ मजे करता था। दूसरी ओर सारा की हालत बिल्कुल खराब थी। कमरे में भी नौकरानी ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कोई उसे दवा लगाने तक नहीं आया। वह खुद खड़ी हुई और चिकित्सा बॉक्स निकालकर अपने घाव पर इलाज करने लगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके सौतेले भाई ने पहले ही उसके चिकित्सा बॉक्स के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। और ये दवाई उसके साथ क्या असर दिखाएंगे वह तो हमें आगे पता। क्या होगा उन दवाई का असर, और क्या आगे चलकर हर्षवर्धन और अनाया अपना बदला लेंगे सारा से। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।